नमस्कार। अमर उजाला में आपका स्वागत है। नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरियाणा में 2024 में बहुत कुछ ऐसा हुआ जो कि यादगार बन गया है और अब 2025 में बहुत सी ऐसी उम्मीदें हैं हरियाणा को जो पूरी होंगी। चाहे सियासत की बात करें या फिर हम एयर कनेक्टिविटी की बात करें या हाईवेज की बात करें, रेलवे की बात करें, बहुत कुछ ऐसा है जो कि 2025 में होने जा रहा है और हरियाणा को ये मान सकते हैं कि बहुत सी सौगातें मिलेगी। क्या क्या होने जा रहा है और किस फील्ड में, कौन से नए क्षेत्रों में हरियाणा की क्या अचीवमेंट्स 2025 में रहने वाली है, आइए हम ये जानते हैं। हमारे साथ हमारे स्टेट ब्यूरो की टीम है। सोमदत्त जी हैं, कुलदीप शुक्ला जी हैं, समाचार संपादक अजय कश्यप जी हैं, इनपुट हेड गौरव त्रिपाठी हैं और स्टेट डेस्क के साथी गुलाब सैनी जी हैं और हमारे डिजिटल के साथी चंद्र प्रकाश जी हैं। तो हम आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सोमदत्त जी सियासत की। बहुत 2024 में लोकसभा चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव हुए और अब 2025 में नगर निगम के और जो स्थानीय निकायों के चुनाव है वो होने जा रहे हैं। अभी से माहौल बनना शुरू हो गया है। तो इसके अलावा और क्या क्या सियासी गर्माहट जो है इस साल में रहेगी 2025 में? सर बस जो 2024 में जो रहा उसका अभी एक पार्ट बाकी है। सरकार बेशक बीजेपी की बन गई हो तो भाजपा को बराबर कांग्रेस ने टक्कर दी। उनकी 47 विधायक बने तो इनके 37 बने, लेकिन कांग्रेस का अभी संगठन तैयार नहीं हो पाया है। भाजपा यहाँ जो है कांग्रेस को यहाँ भी टक्कर देते हुए नजर आ रही है। भाजपा ने अपना बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक का जो संगठन बढ़ाने के लिए घोषणा कर दी है। तो अभी तो सर संभावना ये है कांग्रेस को एक तो विधायक दल का नेता चुनना उनके लिए बड़ी चुनौती तो नहीं है। तो राजनीति में एक नया पड़ाव तो ये होगा, क्योंकि पिछले 10 साल से जो कांग्रेस है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है और 3 बार विधानसभा चुनाव लड़े तो तीनों बार उनको हार का सामना करना पड़ा जी। तो कांग्रेस हाईकमान इस मंथन में है कि भाई हुड्डा साहब को बैक किया जाए, क्या आगे इनके लिए इन्हीं को कमान सौंपी जाए। संगठन भी नहीं अभी तक बन पा रहा है और विधायक दल का नेता नहीं चुना जा रहा है। जी, संगठन इनका बन नहीं पाया। हालांकि इन्होंने कोशिश की है, ऊपर हाईकमान को भी कहा है, संगठन की सूची इन्होंने ऊपर बना के दे रखी है, लेकिन जारी नहीं हो पाई। दूसरा सर सबसे बड़ी चुनौती अब विधानसभा और लोकसभा के बाद निकाय चुनाव की है। 34 संस्थाओं में चुनाव होना है, तो उसमें 8 तो सीधे मेयर हैं। तो ये भी सभी जितने भी हरियाणा में राजनीतिक दल हैं उनके लिए बड़ी चुनौती सामने आएगी। तो इसमें क्योंकि कांग्रेस कभी सिंबल पे चुनाव लड़ी नहीं, भाजपा ने ऐलान कर दिया है वो चुनाव सिंबल पे लड़ेंगे। सुंदर जी, जैसे हम देख रहे हैं कि नगर निगम चुनावों को लेके या निकाय चुनावों को लेके अभी से भाजपा ने जिस तरीके से पूरी सरकार पूरी जुट गई है, खुद मुख्यमंत्री उसमें जो है काफी रुचि ले रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष ले रहे हैं और इन्होंने उसके लिए जो है ड्यूटियां भी लगा दी हैं। तो कांग्रेस और जो बाकी दल हैं उनको आप कहाँ अभी पा रहे हैं इस सारे उसमें? सर इस पूरे इस जो निकाय चुनाव है इसमें 2 जो दल हैं वो एक तरह से गायब है। तो जसपा पूरी तरह से सीन से गायब है, हालांकि उनको अब की बार एक भी सीट नहीं मिली। और एक कांग्रेस 37 विधायक लेने के बाद भी बिल्कुल साइलेंट है, क्योंकि अभी तक तो वो हार के 2 महीने हो गए, हार के कारण नहीं तलाश पाए। स्टेट लेवल पे भी उन्होंने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई, हाई लेवल पे भी नेशनल लेवल पे बनी, लेकिन अभी तक वो जिम्मेदारी ही लेने को तैयार नहीं। हम हार किसी लिए गए, वो सिर्फ अभी तक ईवीएम पे ही खड़े हैं। तो कांग्रेस को तो सर वो जो पहले ही हमेशा उनका रहा है, जनता से उम्मीद है। कांग्रेस का कोई संगठन अभी है नहीं और ना ही कोई कांग्रेस अभी निकाय चुनाव को लेकर कोई ऐसी बैठक, कोई बड़ी बैठक हुई होगी। भाजपा जरूर अब तक बड़े लेवल से लेकर बूथ स्तर तक बैठकें कर चुकी है और उन्होंने अपने जो दावेदार हैं मेयर पद के लिए, चेयरमैन पद के लिए पास, उनकी स्क्रूटनी भी कर ली है, बंदों से मतलब पूछ लिया है। एक जिले में जहाँ चुनाव होंगे उनको जिम्मेदारी दे दी है नेताओं को। ठीक है, तो कुल मिलाकर सियासी अगर मोर्चे पे देखें तो ये साल भी काफ़ी गर्माहट लिए रहेगा। गौरव जी, बहुत उम्मीदें थी पिछले साल के हिसार का एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा और एयर कनेक्टिविटी हरियाणा की जो है वो बढ़ जाएगी या उनको मिल जाएगी। अभी तक कोई उस तरीके से एयरपोर्ट नहीं है, तो ये उम्मीद है कि इस साल ये होने जा रहा है। तो और क्या क्या अगर हम एयर कनेक्टिविटी और उसके दिशा में देखें तो और क्या क्या होने जा रहा है? एयरपोर्ट को लेकर सर लाइसेंस को लेकर इनकी दिक्कत आ गई। जो हिसार एयरपोर्ट इनका शुरू नहीं हो अपना हरियाणा का शुरू नहीं हो पाया। अब इस बार उम्मीद है कि अप्रैल तक उड़ान सेवा शुरुआत हो जाएगी और इसके बाद अंबाला का एयरपोर्ट भी शुरू हो जाएगा। इसमें इनकी सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है, सिर्फ लाइसेंस मिलने की अब DGCA से लाइसेंस मिलने की देरी रह गई है
और बाकी हिसार एयरपोर्ट का सारी जो काम है वो पूरा खुल लेगा। मतलब ये मान सकते हैं कि 2025 में हरियाणा से, हिसार से जो है वो हवाई जहाज उड़ना शुरू हो जाएगा और लोगों को काफी सुविधा मिल जाएगी जी, पूरी उम्मीद है। जो NH9 पर जो इंडस्ट्रियल्स हैं उनको काफी फायदा होगा इससे, और इस साल उम्मीद है हरियाणा सरकार को कि वो अपनी पहली उड़ान शुरू कर देगी। गौरव जी, रेलवे के बहुत से प्रोजेक्ट्स जो है इस बार आने को हैं, जैसे कि हाइड्रोजन ट्रेन पहली चलने जा रही है, तो उस पर थोड़ा बताइए हरियाणा के लोगों को रेलवे के क्षेत्र में क्या क्या 2025 में मिलने जा रहा है या उम्मीद रखनी चाहिए इस साल। रेलवे के क्षेत्र में सर इस बार काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच में चलेगी। 90 किलोमीटर का ये सफर है और इसको लेकर ये पहली प्रदूषण रहित ट्रेन है देश की। तो ये एक देश का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है सरकार, केंद्र सरकार का भी। और इसको लेकर जींद में एक 3000 किलो हाइड्रोजन का स्टोर करने के लिए एक प्लांट भी बन रहा है, और ये मार्च में रेलवे ने तय किया है कि इसको पहला ट्रायल शुरू होगा। मार्च में ट्रायल ये हो सकता है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी देश के लिए भी और हरियाणा के लिए भी। और इसके अलावा सर जो मेट्रो के प्रोजेक्ट्स कई आ रहे हैं हरियाणा में, जैसे नरेला से लेकर कुंडली तक के मेट्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है, इस साल उसका काम भी शुरू हो जाएगा। इसी तरह गुरुग्राम में 7 किलोमीटर का जो मेट्रो शुरू होनी है उसका भी काम शुरू होना है। बहादुरगढ़ से असौजा तक जो मेट्रो बिछाई जानी है केएमपी के किनारे, उसके लिए इस साल सर्वे शुरू होना है। तो मेट्रो को लेकर कई बड़े प्रोजेक्ट्स आने हैं यहाँ, तो जिनकी शुरुआत होनी है। तो मेट्रो को लेकर कई बड़ी सौगातें शुरू होंगी इस बार, तो वो एक बड़ी अचीवमेंट होगी हरियाणा के लिए। चलिए, ये तो हम ये मानते हैं कि रेलवे के क्षेत्र में हरियाणा में काफ़ी कुछ होने जा रहा है। कुलदीप जी, हाईवेज पर भी पिछले साल भी काफ़ी काम हुआ है। 152D वगैरह उनके बनने से काफ़ी सुविधाएं मिल चुकी हैं, और इस बार जो है 2025 में हरियाणा को क्या उम्मीद रखनी चाहिए अगर हम हाईवेज की बात करें तो। सर, जैसे हरियाणा की बात करें तो पहले से सड़कों के मामले में डेवलप हरियाणा को 2025 में और भी बड़ी मजबूती मिलेगी। उसमें हम आपको बता दें कि 3 एक्सप्रेसवे और 2 नए हाईवे मिल रहे हैं, जिनको अलग अलग रूट से जोड़ा जा रहा है। तो इसके साथ ही जैसे आपको बता दें कि जो एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, इसमें सोनीपत में 80 किलोमीटर का है, जींद और गोहाना को जोड़ते हुए गुरुग्राम में को जोड़ रहा है, रेवाड़ी और पटौदी और गुरुग्राम को इसके साथ जोड़ रहा है। तो हाईवे के मामले में जो है हरियाणा, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ऑलरेडी डेवलप चल रहा है, तो इस बार और मजबूती के साथ डेवलपमेंट की ऊंचाइयों पे रहेगी। कुलदीप, आप खेल भी कवर करते हैं और आपने काफ़ी अच्छा काम पिछले साल में खेल बीट पे किया है। और खेलों की बात करें तो हरियाणा ने तो वैसे ही अपने जो है झंडे गाड़े हैं, पूरे विश्व में भी कह लें, देश में तो सबसे जो है ऊपर मेडल टैलीज में जो है वो रहा है हरियाणा। तो 2025 में क्या उम्मीदें रखनी चाहिए हरियाणा को, हमारे खिलाड़ी क्या झंडे गाड़ेंगे इस बार। सर, 2025 में जैसे आपने बताया खुद ही कि हरियाणा पहले से झंडे गाड़ रहा है और देश में ही नहीं पूरे विश्व में झंडे गाड़ रहा है। तो 2025 में हरियाणा के खिलाड़ियों को भी उम्मीद है और हरियाणा के खिलाड़ियों को से देश को भी उम्मीद है। तो अगर हम बात करें कि खेल की, तो इसमें हरियाणा के जो कई सारे डेवलपमेंट है, इसमें जो देश का सबसे बड़ा शूटिंग रेंज बन रहा है हरियाणा में, और वो सोनीपत के लाई स्थित जो स्पोर्ट्स स्टेडियम स्कूल के परिसर में बन रहा है। ये 2025 में पूरा हो जाएगा, चल पड़ेगा, ये हो जाएगा। तो जी उम्मीद है पूरी, जी पूरी उम्मीद है इसमें। तो इसमें सर ये भी है कि जैसे इसके शुरुआती चरण में मतलब 10 मीटर्स और 100 मीटर्स जो है टारगेट लेन बनाई जाएगी, और इससे काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। शूटिंग की बात करें तो अभी शूटिंग में हरियाणा ने अपना काफ़ी झंडा भी ऊंचा किया। जैसे अगर हम मनु भाकर की बात करें या फिर अंबाला में सरबजोत की बात करें, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन किया और देश को भी मतलब पदकों से नवाजा है। तो इस बार सर ये काफ़ी मजबूत रहेगा। इसके अलावा सर इसमें ये भी है कि अंबाला के राजीव गांधी स्टेडियम और करनाल के इंद्री में इंडोर स्विमिंग पूल ऑल वेदर का भी बनाया जा रहा है। ये भी 2025 में एकदम से शुरू होने का
पूरी तरह से उम्मीद है। इसके अलावा सर जैसे हम अगर कबड्डी की बात करें और बैडमिंटन की बात करें जिसमें ऑलरेडी हरियाणा बढ़िया कर रहा है, तो ये भी रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में कबड्डी हॉल अपग्रेड किया जा रहा है जिसमें इंटरनेशनल सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। एयर कनेक्टिविटी मजबूत होगी, रेलवेज में जो है वो काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो है वो हरियाणा में पूरे होंगे। तो हम ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं पर्यटन के क्षेत्र में भी जो है वो काम होना चाहिए। अभी तक ये होता है कि हरियाणा से पर्यटक गुजर जाते हैं, मतलब वो चले जाते हैं हिमाचल के लिए या इवन पंजाब के लिए, या हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के लिए, लेकिन हरियाणा में पर्यटक नहीं ठहरता। हरियाणा सरकार काफ़ी समय से कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है। अजय जी, हम जानना चाहेंगे कि पर्यटन के क्षेत्र में 2025 में क्या हरियाणा में जो है वो उपलब्धि हो सकती है? ये अभी तक जो आपने कहा ना कि हरियाणा से ही पर्यटक गुजर जाता है, हमारे पास शिमला करीब है, मनाली करीब है, हिमाचल के तमाम टूरिस्ट प्लेसेस करीब है, चंडीगढ़ यही है हमारा, लोग यहाँ घूम फिर के चले जाते हैं। हमारे पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर पर्यटक घूमने आए। एक कुरुक्षेत्र है, एक मोरनी एक जगह, तो इन दोनों में पर्यटक आता है घूमने, लेकिन यहाँ पर रुकने का कोई इंतजाम नहीं उनके लिए। तो अब सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है कि कुछ ऐसे पर्यटन स्थल डेवलप किए जाएं जहाँ बाहर का पर्यटक आए और रुके। इनमें एक अंबाला में बन रहा है शहीद स्मारक। ये देश का सबसे बड़ा शहीद स्मारक है और ये 1857 के शहीदों की याद में बना रहे हैं। तो ये, और यहाँ नाइट स्टे का भी इंतजाम होगा। तो जो 1857 की क्रांति में शहीद हुए थे लोग, उनसे जुड़ी तमाम चीजें यहाँ पर, उनका इतिहास, उनके बारे में जीवनी, उनके चित्र या उनकी मूर्तियां, उनके ऐसी तमाम चीजों को यहाँ पर इकट्ठा किया जाएगा और यहाँ पे नाइट स्टे का भी इंतजाम किया जाएगा। हमने देखा अजय जी, पंजाब में ऐसी शहीद स्मारक बनाएगी और वहाँ जो भी पर्यटक आते जाते हैं वहाँ बहुत मतलब जरूर रुकते हैं। तो यहाँ पर अगर ये हो जाता है तो ये उम्मीद की जानी चाहिए कि शायद पर्यटक यहाँ रुके हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पे, और ये चाहते हैं, हरियाणा सरकार की भी पूंजी और पर्यटक खुद भी चाहते हैं। कोई भी पर्यटक आता है तो चाहता है कि एक नाइट स्टे करके ही वो नेक्स्ट डे मूव करे। और ये तो ऐसी जगह है कि हरियाणा ऐसे सेंटर में है कि सारी टूरिस्ट प्लेसेस यहाँ है, तो एक बार अगर उसे रुकने का मौका मिल जाए तो अगले दिन वो फ्रेश होकर के नए ऊर्जा के साथ तमाम जगह। और अम्बाला जंक्शन भी है, वहाँ रुकते ही हैं, तो एक रुकने के लिए एक ये भी हो जाएगा कि चलिए रुके हैं यहाँ पर, तो इस जगह में अम्बाला पास में है, चंडीगढ़ पास में है, हरियाणा से सब लगा, सब सीमाएं हैं सारी जुड़ी हुई। और इसी तरीके से एक और ये शुरू कर रहे हैं, राखी गढ़ी में संग्रहालय बना रहे हैं। तो ये पंजाब और हरियाणा दोनों का केंद्र होगा ये जी। तो इसमें भी महाभारत कालीन चीजों को इकट्ठा किया जाएगा। इसमें ऑडियो और वीडियो दोनों माध्यमों से महाभारत कालीन युद्ध, महाभारत कालीन विशेषताएं, उस दौरान की सभ्यता, संस्कृति, हाँ हड़प्पा वाला, हाँ हड़प्पा कालीन, हाँ महाभारत कालीन हड़प्पा। महाभारत कालीन तो इधर शुरू होना है आपका सोनीपत और कुरुक्षेत्र में। हाँ। तो ये हमारा जो राखी गढ़ी में सरकार हड़प्पा कालीन एक संग्रहालय तैयार कर रही है जो पंजाब और हरियाणा का केंद्र होगा। इसमें हड़प्पा से जुड़ी सभ्यता, संस्कृति, विशेषताएं, खूबियों से जुड़ी चीजों को इकट्ठा किया जाएगा और वहाँ की विशेषताओं को ऑडियो वीडियो डिजिटल माध्यमों से दिखाया जाए। क्योंकि डिजिटल का दौर है तो तमाम चीजें वो सहेजना या इकट्ठा लेके आना देश भर से संभव नहीं, तो डिजिटाइज माध्यम से उनको शूट कर लेना और उनके बारे में बताना, ये सब राखी गढ़ी संग्रहालय में होगा। इसी तरीके से कुरुक्षेत्र में बन रहा है आपका ज्योतिषर अनुभव केंद्र। यहाँ पर भी महाभारत कालीन इतिहास और सभ्यता संस्कृति दिखाई जाएगी। सोनीपत में हम बना रहे हैं महाभारत कालीन म्यूजियम। तो ये अपने इतिहास को संजोने की कोशिश है, अपनी सभ्यता संस्कृति को यहाँ से दर्शाने की कोशिश है। और इन सारे टूरिस्ट प्लेसेस पे ये नाइट स्टे का इंतजाम किया जा रहा है और तमाम सुविधाएं जुटाई जा रही हैं ताकि जो भी पर्यटक आए तो यहाँ रुके जरूर। यहाँ पर रुकने से राजस्व प्राप्त होता है, उसके बारे में और जानने की इच्छा होती है। मैं सर एक उदाहरण बताऊँ, आगरा रहा कुछ समय, तो उस समय बड़ी समस्या थी कि जयपुर पर्यटक आता था जो घूमने के लिए, वहां से आगरा आता था और आगरा से ताजमहल और लाल किला उसे घुमा करके गाइड जो होते थे वो ले जाएंगे। हाँ, तो फिर आगरा में रुकने के बहुत सारे इंतजाम बनाए गए वहां पर। तब फिर जाकर के पर्यटक वहां रुकने लगे, तब फिर वहां का आमदनी बढ़ी, राज्य की आमदनी, स्टेट की आमदनी, शहर की आमदनी, सब कुछ बढ़ना शुरू हुआ। तो वैसे ही हरियाणा में अभी तक पर्यटक क्या रहा था, आया और एक दिन में घूम करके चला गया, यहाँ से पास ऑन होते हुए वो कहीं और चला गया। तो अब ये केंद्र इस साल सारे डेवलप हो जाने की तैयार है, उम्मीद है। जैसे अम्बाला वाला संग्रहालय अगस्त तक तैयार होने की उम्मीद है, राखी अगस्त अम्बाला वाला शहीद स्मारक अगस्त तक तैयार होने की उम्मीद है, बाकी भी इसी साल तैयार हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि पर्यटकों की रुचि और रुझान बढ़ेगा, बड़ी संख्या में देश भर से यहाँ लोग
मतलब हरियाणा की संस्कृति, सभ्यता और यहाँ का जो इतिहास है उसको भी जानने का मौका मिलेगा, और जो बहुत से ऐसे स्थल हैं जो भी अनछुए हैं पर्यटन के मानचित्र पे, वो भी उभरेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। गुलाब जी, आप स्टेट डेस्क पे रहते बहुत सी सरकार की योजनाओं की पड़ताल करते हैं और क्या होने जा रहा है, किस वर्ग को क्या सरकार ने ऐलान किया, तो बहुत से ऐसे ऐलान हैं जो घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में भाजपा ने किए हैं, और अब सरकार है तो लोगों को भी उम्मीद है अलग अलग वर्गों के लिए, जैसे युवा हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, या और जैसी कुछ जो स्कीम्स पहले से चली आ रही हैं, उनमें क्या बदलाव होने जा रहा है और क्या नई योजनाएं अलग अलग वर्गों के लिए मिलने जा रही है, खासतौर पर अगर हम बात करें युवाओं और महिलाओं की। जी सर, इस साल युवाओं के लिए सरकार काफ़ी कुछ करने जा रही है। वैसे तो पहले भी जब नई सरकार बनी थी, नायब सरकार ने बनते ही 24,000 युवाओं को नौकरी दी थी, तो इस साल भी प्रदेश सरकार 50,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने जा रही है जी। इसके साथ ही अब सीईटी का आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया है सरकार। हाँ, आज वो हो भी गया है। हाँ तो एकदम से जैसे नायब सरकार इन्होंने पहले ही आते जैसे घोषणा की थी कि हम सरकार में आते ही उनको नियुक्ति पत्र दे देंगे और उनका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, शायद नियुक्ति पत्र तो नहीं, वो भी कर दिया। तो रोजगार को लेके सरकार से बड़ी अपेक्षाएं हैं, और उस पर यह माना जाता है कि इलेक्शन में इस रोजगार के मुद्दे का इनको फायदा भी मिला है। तो ये उम्मीद है कि युवाओं को काफी, आप 50,000 शायद बात कर रहे हैं, 50,000 रोजगार जो है मिलेंगे। ठीक है, नौकरी का प्रावधान रखा जी है जी सरकार जी ने। जी। इसके साथ ही सीईटी का है जो आज नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इसके तहत पहले जैसे 4 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाता था, इस बार 10 गुना का प्रावधान किया है, 10 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। तो ये तो युवाओं के लिए हो गया, और महिलाओं के लिए है जो अब की बार लाडो लक्ष्मी योजना सरकार शुरू करने जा रही है। इसके तहत महिलाओं को 2100 रुपये मासिक पेंशन मान लीजिए या मानदेय के रूप में देगी। तो ये बड़ा वादा है जो दूसरी स्टेट्स में भी हुआ, तो लेकिन कई जगह सरकारें भी था, जी सरकार जी के जी मैनिफेस्टो में भी था 2100 रुपये। सीएम कह भी चुके हैं कई मंचों पे, बार बार ये कहते आए हैं भी 2100 रुपये देंगे, लेकिन इस बजट से ये पूरी तरह उम्मीद है भी शुरू हो जाएगा। तो मुख्य रूप से ये है, और महिलाओं के लिए लखपति दीदी जो बनाई जा रही है पहले, उस पर भी इस साल में अच्छा काम होने की उम्मीद है। महिलाओं को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया जाएगा हरियाणा में। इसके तहत 50 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाए। ठीक है गुलाब जी, महिलाओं और युवाओं के लिए ये साल काफ़ी अच्छा रहने की उम्मीद है हरियाणा में, हम ये मानते हैं। उद्योग हरियाणा के जो है बहादुरगढ़ में है, पानीपत में बड़ी इंडस्ट्री है, अम्बाला में है, बहुत से ऐसे औद्योगिक क्षेत्र हैं, और उद्योग के क्षेत्र में भी हरियाणा की क्या उम्मीदें हैं, क्या इंडस्ट्रियलिस्ट की डिमांड्स रही है, या क्या नया इस बार होने जा रहा है 2025 में, क्या उम्मीद हरियाणा रखता है उद्योग के क्षेत्र में? सीपी आप बताएंगे इसमें। सर, हरियाणा में उद्योग को लेकर काफ़ी कुछ किया जा रहा है। जब से सबसे पहले हम बात करेंगे सोनीपत के खरखौदा में जो मारुति का सबसे बड़ा प्लांट लगाया जाएगा, और उसमें यह है कि काफ़ी संख्या में रोजगार भी मिलेंगे। करीब 15,000 के करीब जो रोजगार है वो सृजन होंगे, जो लोगों को मिलेंगे। उसके बाद में फिर आ जाता है हिसार में। हिसार में एथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा, जिससे वो काफ़ी उसमें मदद मिलेगी। और उसके बाद में हम बात करें तो यमुनानगर में 800 मेगावाट का जो है 800 मेगावाट का सुपर क्रिटिकल यूनिट का काम जो 2025 में वो शुरू हो जाएगा। उससे काफ़ी जो है वो काफ़ी मदद मिलेगी। उसके बाद में हम कृषि वाले में जो हम आ जाते हैं, तो कृषि में बागवानी विश्वविद्यालय के कैंपस का जो निर्माण है वो शुरू होगा। और उसके बाद में फिर जो उसमें है कि हिसार में एचयू में ग्राफ्टिंग सेंटर बनाया जाएगा, और यहाँ एक पौधे के साथ में दूसरे पौधे को भी तैयार किया जाएगा। उसके बाद में फिर जो पॉली हाउस है, फार्म हाउस है, लैब, वो सब आदि उसको तैयार किया जाएगा। ठीक है। कृषि के अलावा या उद्योग के अलावा बड़ा क्षेत्र जो है जिसको हम मानते हैं, या जो मूलभूत जिसको कहते हैं कि रीढ़ होती है वो किसी भी एक सिस्टम की, शिक्षा और स्वास्थ्य, तो इन क्षेत्रों में सोमदत्त जी आप ये दोनों बीट्स भी देखते रहे हैं और काफ़ी लंबे समय से आप देखते रहे हैं, आपकी काफ़ी पकड़ है इस पे। आप बताएं कि शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या नए प्रोजेक्ट्स जो है 2025 में शुरू होने जा रहे हैं या शुरू होने की उम्मीद है? सर 2025 जो उम्मीद हमें है, तो उसमें मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में सर बड़ा रहेगा।
ये मनोहर सरकार जब थी तो इन्होंने वादा किया था बीजेपी सरकार ने हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। तो वो सर अब हर जिले तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन अभी इस 26 जनवरी को 3 नए मेडिकल कॉलेज हरियाणा को मिल जाएंगे सर। इसमें भिवानी है, जींद और महेंद्रगढ़। उनका सारा ढांचा तैयार हो गया है, उनकी रिक्रूटमेंट के लिए भी जी, ये हर जिले में मेडिकल कॉलेज का बड़ा पुराना भाजपा सरकार का वादा रहा है, जो 2023 में भी नहीं पूरा हो पाया था, 2024 में भी, बल्कि हमने पिछली बार भी छापा था कि ये प्रोजेक्ट तो अधूरे रहे हैं। तो लेकिन इस बार उम्मीद है कि ये जो हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज का, तो उसमें आप कह रहे हैं कि 3 जो है जल्द शुरू होने वाले हैं 26 जनवरी को। जी सर, तो ये सर 3 मतलब ये 10 साल में 3 बन के तैयार हुए हैं। तो ये तीनों मेडिकल कॉलेज सरकारी कॉलेज होंगे। तो यहाँ 100 के करीब MBBS की सीट होंगी। तो उन बच्चों को खासकर लाभ मिलेगा जहाँ जिनको बच्चों को, जैसे अगर कोई बच्चा भिवानी का है तो रोहतक जाना पड़ता था, तो जींद का है बच्चा तो उनको भी रोहतक जाना पड़ता, तो और महेंद्रगढ़ का है उनको या तो NCR में जाना पड़ता था फरीदाबाद, या फिर इधर रोहतक आना पड़ता था। तो उनके बच्चों को वहीं पे मेडिकल की पढ़ाई कर सकेंगे वो। तो एजुकेशन में, मेडिकल एजुकेशन में बड़ा ही उम्मीद आती है। डॉक्टरों की कमी भी आगे दूर हाँ, तो डॉक्टरों की कमी के लिए सर 1000 के करीब अभी पिछले महीने इन्होंने भर्ती की है, और जितने 2-1000 के करीब डॉक्टरों की कमी है मेडिकल कॉलेजों में, उसके लिए नए पद विज्ञापित करेंगे। और ये कॉलेज बनेंगे तो इनके लिए अभी तो जो टेम्परेरी स्टाफ रखा जाएगा, लेकिन इनकी परमानेंट भर्ती निकाली जाएगी। उसमें सर डॉक्टर से लेकर जो ग्रुप D तक के कर्मचारी शामिल। इस सारी चर्चा में हम ये देखते हैं कि कुल मिलाकर 2025 में रोजगार काफ़ी बड़ी संख्या में युवाओं को मिलेगा। वो चाहे हम अगर उच्च शिक्षित जो लोग हैं उनकी बात करें, जैसे कॉलेज लेक्चरर्स या कॉलेज, उनके भी कई पोस्टें जो है निकलने जा रही है। अभी आप कह रहे हैं कि MBBS की सीट्स बढ़ेंगी तो डॉक्टर्स के लिए भी एक नए आयाम खुलेंगे, या 50,000 भर्तियों की बात गुलाब भी आपने कही है कि उसमें होगी। और तो हम ये मानते हैं कि 2025 जो है वो हरियाणा के लिए काफ़ी सौगातें लेके आने वाला है, खुशियां लेके आने वाला है। लगभग हर क्षेत्र में हवाई मतलब एयर कनेक्टिविटी जो है वो मिलेगी हिसार से, रेलवे के अगर हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो पहली शुरू हो जाती है तो ये एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। हाईवेज पे काफ़ी काम हो रहा है, और पर्यटन को लेके जो कुछ प्रोजेक्ट्स काफ़ी समय से चले आ रहे थे वो भी पूरे होंगे। तो आइए उम्मीद करते हैं कि 2025 में ये सारे प्रोजेक्ट शुरू हों, खुशहाली हो, और हम सब जो है वो गर्व करें कि हम हरियाणा में रह रहे हैं, और हरियाणा के लिए 2025 जो है वो एक मील का पत्थर साबित हो। अब आप सबको एक बार पुनः अमर उजाला की टीम से 2025 की नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।